हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग, एरे और स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सी प्लस प्लस की बेसिक हिस्ट्री क्या थी, डिफरेंस क्या क्या था सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस इन दोनों के बीच में। ठीक है, हमने सी आउट और सी इन को कंपेयर किया था प्रिंटफ और स्कैनफ के साथ। उसके बाद सी आउट और सी इन क्या थे वो भी हमने देखा। सी आउट जो था वो हमारा कोई भी एक स्टेटमेंट होता है, कोई भी मैसेज होता है, उसको प्रिंट करने के लिए काम आता है, जबकि सी इन जो है वो यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए काम आता है। राइट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ऑलमोस्ट सी की सभी सिंटैक्स सी प्लस प्लस के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, कंपेटिबल है, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या है, ऑलमोस्ट सी लैंग्वेज ही है, जस्ट नया कंसेप्ट ऐड हुआ है, वो हम फ्यूचर सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग। ठीक है, उसके साथ साथ देखेंगे एरे और स्ट्रिंग। ये सभी टॉपिक जो है वो सी लैंग्वेज में हम जो पढ़ चुके थे वही सिंटेक्स के आर है। ठीक है, सेम टू सेम उसी सिंटेक्स पर बेस्ड है। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, ठीक है, जिसके अंदर कई सारे टाइप्स आते थे, इफ है, इफ एल्स, नेस्टेड, फिर लैडर, ठीक है, स्विच केस था, टर्नरी था, वो सेम टू सेम जो हम सी लैंग्वेज के अंदर सिंटेक्स पढ़ चुके हैं वही सिंटेक्स यहाँ पर है। नो चेंज, 100% सेम टू सेम, वही लॉजिक है, वही सिंटेक्स है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। उसी तरह से लूप भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, 3 टाइप के लूप हम पढ़ चुके थे, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो उसकी सिंटेक्स में भी सेम टू सेम, नो डिफरेंस। ओके, उसी तरह से एरे और स्ट्रिंग, ये सभी टॉपिक जो है वो जैसे ही हमने सी लैंग्वेज में पढ़े थे, सेम टू सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है, उसी सिंटेक्स के साथ, नो चेंज। जस्ट फिलहाल आपको क्या यूज करना है, नया वाला सी आउट और सी इन। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रिंटफ और स्कैनफ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ, डायग्राम बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर के सभी टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इसका सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते थे, जिसको हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर मेन 2 कैटेगरीज आती थी। इफ एल्स वाले टोटल 4 स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, उसके बाद एक हमारे पास था स्विच केस। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी सिंटेक्स को भी देख सकते हो, किस तरह से इफ को बनाया जा सकता है, इफ एल्स को बनाया जा सकता है। राइट, अगर इफ की कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती थी तो हम इफ के पार्ट वाला एग्जीक्यूट करते थे, बॉडी पार्ट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होता था। राइट, ठीक उसी तरह से यहाँ पर है लैडर इफ एल्स। लैडर इफ एल्स यानी कि एल्स इफ वाला पार्ट। एल्स इफ वाला पार्ट जितने मर्जी चाहो उतने आप लगा सकते हो, जितनी आपकी कंडीशन उतने ही आप एल्स इफ वाले पार्ट लगा सकते हो। ओके, उसी तरह से है नेस्टेड इफ एल्स, तो यह भी हमने पढ़ चुका था। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स यानी कि क्या, सिंपल कोई एक इफ कंडीशन है, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन या फिर एक और इफ एल्स की पेयर। राइट, यहाँ पर इफ कंडीशन जो है हमारी मेन आउटर इफ, उसके अंदर सिर्फ इफ एल्स ही आता हो, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर लैडर भी आ सकता है, यहाँ पर नेस्टेड भी आ सकता है, और सेम एल्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, एक के अंदर दूसरा इफ एल्स, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे नेस्टेड आप बना सकते हो। ओके, और उसी तरह से आता है स्विच केस हमारा, जिसके अंदर ओनली एंड ओनली कंपैरिजन ही होता था। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू हम कंपेयर कराना चाहते थे डिफरेंट वैल्यूज के साथ, वो वेरिएबल हम यहाँ पर पुटअप कर देते थे। राइट, स्विच के अंदर, और जिस किसी भी वैल्यू के साथ आप कंपेयर कराना चाहते थे उसको आप कैश के अंदर यहाँ पर लिख देते थे। राइट, ओके, तो ये था हमारा डिसीजन मेकिंग, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, सी लैंग्वेज के अंदर जो हम पढ़ चुके थे वैसा ही सेम टू सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सी प्लस प्लस के अंदर, नो चेंज। ओके, चलिए, तो इसको सबसे पहले मैं आपको कोई एक एग्जांपल करा देता हूँ। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेमो न्यू फाइल बना ली है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर तो आपको ईच एंड एवरी टाइम करना ही करना है। कोई भी न्यू फाइल बनाओ सी प्लस प्लस की, इतना कोडिंग तो आपको लिख ही देना है कंपलसरी। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शनल देख सकते हो, इंटीजर की जगह पर आप वर्ड लिख सकते हो। अगर यहाँ पर आप वर्ड लिखते हो तो आपको ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट निकाल देना है। ओके, चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सिंपल इफ एल्स का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 नंबर्स हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स है, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को क्या करना होगा, ऊपर डिक्लेयर करना होगा। राइट, इंटीजर a एंड b। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है वो फाइंड करना है मुझे। राइट, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इफ एल्स का यूज़ करते थे।
सिंपल, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इफ एल्स का स्ट्रक्चर लिख देना है। ठीक है, ये हो गया इफ वाला पार्ट, और जैसे ही इफ वाला पार्ट ओवर होता है आपको तुरंत ही लिख देना है एल्स वाला पार्ट। ठीक है, ये हमने बॉडी बना दी इफ एल्स की स्ट्रक्चर की। ओके, अब हम कोई कंडीशन यहाँ पर बनाएंगे कि अगर ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से, ठीक है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी अब होता है, जब यह कंडीशन होती है ट्रू, ठीक है, तब आपका इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, सी आउट करेंगे, किसकी वैल्यू को मैक्सिमम बताना है हमें, ए की वैल्यू को। ठीक है, इस कंडीशन के बेस पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू को आप फिलहाल इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन को आपको देखना है। ये देखिए ग्रेटर देन का सिंबल किस ओर है, बड़ा वाला साइड किस ओर है, ए की ओर है, राइट। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, ए ही बड़ा होगा। तो अब इस ट्रू पार्ट के अंदर हमें क्या लिखना है, ए इज मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए इज मैक्सिमम, राइट। और फिर न्यू लाइन के अंदर जाने के लिए हम क्या लिखते थे, एंड एल। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। और इसी तरह से मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा और एल्स पार्ट के अंदर क्या लिखूंगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो हम जाएंगे एल्स पार्ट के अंदर और वहां पर हम किसको बताएंगे मैक्सिमम, बी को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी इज मैक्सिमम, राइट। चलिए अब इस प्रोग्राम को करेंगे हम सेव और यहाँ पर हम करेंगे कंपाइल एंड रन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए इज मैक्सिमम हमारे पास आउटपुट में आ चुका है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 5। ओके, अब आपको आउटपुट के अंदर चाहिए कि ए की वैल्यू कितनी है, वो भी आउटपुट के अंदर आपको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस मैसेज को ओवर कर दो। ठीक है, अगेन इंसर्शन ऑपरेटर लगाओ, यहाँ पर लिखो ए और अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, और ये आपकी मैसेज कंटिन्यू। ठीक है, ए और फिर यहाँ पर आप ऑप्शनली लिख सकते हो इक्वल्स टू। ठीक है, चलिए सेव करेंगे और रन करेंगे। ओके, कंपाइल एंड रन, और यहाँ पर आप देख सकते हो a इज इक्वल टू 5 इज मैक्सिमम। ठीक है, तो जो भी a की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, पुटअप हो जाएगी। चलिए a की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ 54 से, अगेन मैं रन करा रहा हूँ फाइल को, तो अब आप देख सकते हो a इज इक्वल टू 54 इज मैक्सिमम, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको सिंपल प्रोग्राम बनाकर दिखाया है, सिंपल इफ एल्स वाला। ठीक है, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर जितने भी टाइप थे उसके अंदर टर्नरी भी आ गया, स्विच केस भी आ गया, लैडर आ गया, नेस्टेड आ गया, सभी सेम टू सेम यहाँ पर है C++ के अंदर, नो एनी सिंटेक्स चेंज। ओके, सिर्फ जहाँ पर आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज़ करते थे वहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली किसका यूज़ करना है, प्रिंट एफ की जगह पर सी आउट का, ठीक है, स्कैन एफ की जगह पर सी इन का, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ओके, चलिए इसको चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं लूपिंग। तो लूपिंग के लिए मैं आपको एक और डायग्राम दिखा रहा हूँ। हमारे पास मेन 2 कैटेगरी वाली लूप्स थी, राइट। एक थी हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरी थी एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल के अंदर हमारे पास 2 लूप्स थी, एक थी हमारी फॉर लूप और एक थी हमारी व्हाइल लूप। ओके, उसी तरह एग्जिट कंट्रोल के अंदर हमारे पास 1 टाइप की ही लूप अवेलेबल थी जिसको हम बोलते थे डू व्हाइल लूप। ओके, तो यहाँ पर भी सेम ही है, सी लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रक्चर था वही सेम टू सेम यहाँ पर है C++ के अंदर। ओके, सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, अब मैं आपको तीनों में से कोई एक लूप बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर लूप की हम बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं फिलहाल इन सभी को डिलीट कर दूंगा। ओके, अब फॉर लूप की अगर हम बात करें तो आप जैसा चाहो वैसा प्रोग्राम बना सकते हो। ऑलमोस्ट व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप एक ही तरह का काम करती है, आपके रिपीटेटिव टास्क को अंजाम देती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। जो भी आप चाहते हो कि मुझे ये वाला बॉडी पार्ट अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहना है, ठीक है, तो वो बड़ी आसानी से आपकी लूप्स कर सकती है, तीनों लूप्स। डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस, आपको कौन सी लूप यूज़ करनी है, ठीक है, कौन सी लूप आपको यूज़ करनी है वो आपके ऊपर है। कई लोग व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं, कई लोग डू व्हाइल का यूज़ करते हैं और कई लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। मेजोरिटी डेवलपर्स जो है वो फॉर लूप का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे शॉर्ट एंड स्वीट सिंटेक्स होती है, इसलिए। अगर मैं आपको बात करूं कि मुझे लीप ईयर्स निकालना है, राइट, चलिए मेरे पास एक गोल है। फॉर एग्जांपल 2000 से लेकर 3000 तक मुझे लूप घुमानी है, ठीक है, 2000 से लेकर 3000 तक मुझे लूप घुमानी है। लेकिन एक मेरे पास कंडीशन है, मुझे सभी प्रिंट नहीं करना है, 2000 से लेकर 3000 सभी डिजिट्स प्रिंट नहीं करना है। मुझे क्या चाहिए
इन दो रेंज के बीच में जितने भी लीप ईयर्स आते हैं ना, सिर्फ मुझे वही प्रिंट कराना है। जितने भी लीप ईयर्स आते हैं इन दोनों के बीच में मुझे सिर्फ वही प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डायरेक्टली आपको ये प्रोग्राम नहीं करना है अगर आपका लॉजिक थोड़ा वीक है तो। ठीक है, आपके पास आपका गोल है कि आपको क्या करना है, उसको पहले ब्रेक डाउन कीजिए छोटे छोटे पार्ट के अंदर। यहाँ पर मेरे पास दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे लूप घुमानी है 2000 से लेकर 3000 तक। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ यही वाले पार्ट पर फोकस करूंगा। ओके, चले सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप का सिंटेक्स लिख देंगे। राइट, अब यहाँ पर आपको पता होगा कि हमें तीन पार्ट चाहिए। एक हमारा होगा इनिशियलाइजेशन पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक होगा हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट, उसके बाद सेमीकोलन, और दूसरा पार्ट हमारा क्या था, कंडीशन वाला पार्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या था, या तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला पार्ट। ओके, ये तीन पार्ट हमें कंपलसरी इसी ऑर्डर के अंदर लगाने होते हैं फॉर लूप के अंदर। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है इनिशियलाइजेशन। हमारे पास हमारा गोल तो है कि भाई हमें 2000 से स्टार्ट करना है, 3000 तक जाना है। राइट, तो इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे, 2000 से करोगे। राइट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल ले लूँगा, फॉर एग्जाम्पल आई, और इसकी इनिशियल वैल्यू में असाइन कर दूंगा 2000। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर आप क्या करते थे, आई यहाँ पर डिफाइन करते थे और यहाँ पर इनिशियलाइज करते थे आई इज इक्वल टू 2000, इस तरह से आप करते थे। राइट, चलिए कंडीशन, कंडीशन आपको देनी है कि आपको आई की वैल्यू कहाँ तक ले जानी है। स्टार्ट तो किया आपने 2000 से, राइट, लेकिन कहाँ तक ले जानी है, 3000 तक ले जानी है। यानी कि आप क्या लिखोगे, आई लेसर इक्वल टू 3000। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, या तो आपको इंक्रीमेंट डिस्प्ले करना है या तो डिक्रीमेंट डिस्प्ले करना है। तो ऑब्वियसली बात है, आप 2000 से लेकर 3000 तक जा रहे हो तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट ही होगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करिए, हम क्या करते थे, आई प्लस प्लस। ओके, तो ये तीनों पार्ट हमने सक्सेसफुली पुटअप कर दिए। अब फॉर लूप के अंदर मैं सिंपल फिलहाल क्या करूंगा, सी आउट करूंगा आई की वैल्यू। ठीक है, चलिए सेव करे थे फाइल को और फिर हम करेंगे कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, देखिए आप 3000 तक आ गया है। ठीक है, और मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करूँगा तो आपको स्टार्टिंग वैल्यू दिखेगी 2000 से, लेकिन सब कुछ इकट्ठा आया है, सबके बीच में हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आई जब आपका प्रिंट हो जाता है उसके बाद एक एम्प्टी स्पेस लगा दो इस तरह से। ठीक है, सिंपल। ओके, सेव किया फाइल को, रन किया, तो अब आप परफेक्ट देख सकते हो आपका 2000 से लेकर 3000 तक सभी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अगर आपको सभी वैल्यूज न्यू लाइन के अंदर चाहिए थी तो आप सिंपल यहाँ पर क्या करते, एंड एल को पुटअप कर देते। राइट, चलिए सेव करेंगे फाइल को, फिर से रन करेंगे, तो अब आप देख सकते हो आपके पास सब कुछ वर्टिकली आ चुका है, 3000 तक आ चुका है। ओके, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ऑल द वे अप फ्रॉम 2000। डन, तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकोगे कोई भी वैल्यूज, कितनी भी रेंज हो आपके पास। चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ सिंपल एक स्पेस। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, 2000 से लेकर 3000 लूप घूम रही है सक्सेसफुली, वो प्रिंट भी हो रही है, सक्सेस। ओके, नाउ दूसरा पार्ट हमारा क्या था, हमें कंडीशन लगानी है कि मुझे सभी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, मुझे इन दोनों के बीच में जितनी भी लीप ईयर्स आते हैं सिर्फ वही ईयर्स को ही प्रिंट करना है, सभी आई को प्रिंट नहीं करना है। ओके, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते थे। राइट, फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। यहाँ पर मैं सिंपल एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अगर कोई भी ईयर यानी कि आई, उसको आप मॉड्यूलो करो 4 से। ठीक है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो कहलाएगा क्या, लीप ईयर, और तो ही मैं उस आई को प्रिंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने अपना कस्टम लॉजिक पुटअप कर दिया। लीप ईयर के लिए आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, सिंपल सबसे बेस्ट लॉजिक यही है कि आप कोई भी ईयर को डिवाइड करो 4 से। ठीक है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है यानी कि वो आई यानी कि वो ईयर क्या है, आपका लीप ईयर। ठीक है, तो सिंपल मैंने वही लॉजिक का यूज़ किया है और कुछ भी नहीं किया। राइट, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका आई प्रिंट होगा 2000 से लेकर 3000 के बीच में, अदरवाइज आपका आई प्रिंट नहीं होगा। ओके, चलिए सेव करेंगे फाइल को, फिर से कंपाइल एंड रन।
तो अब आप देख सकते हो 2000, उसके बाद 2004, 2008, 2012 अप टू 3000, ये सभी ईयर्स क्या है, लीप ईयर्स है, कंप्लीट परफेक्ट लीप ईयर्स है, राइट। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम कर लिया स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से आपको कोई भी प्रोग्राम मिले तो इसी तरह से करना है, इसी अप्रोच से करना है। सबसे पहले आप अपने डेफिनेशन को समझो, ठीक है, उसको डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट के अंदर। अगर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है आपका डेफिनेशन, तो आप उसको कई सारे छोटे मोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते जाओ और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओ, ठीक है। हमारे केस में हमने क्या किया था, सबसे पहले लूप घुमाई इजीली 2000 से लेकर 3000 तक, राइट। सबसे पहले वो वेरीफाई हो गया, हो रहा है प्रिंट या नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने दूसरे पार्ट को एग्जीक्यूट किया लीप ईयर्स फाइंड करने के लिए, अपना कस्टम सिंपल लॉजिक लगाए, राइट। तो इस तरह से हमें सेम प्रोग्राम करना है जैसा कि हम सी लैंग्वेज में करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीटली वही सिंटैक्स है जो कि हम ऑलरेडी सी लैंग्वेज से फैमिलियर हो चुके हैं, राइट। सिंपल एक ही चेंज है, जहाँ पर आप प्रिंटफ लिखते थे तो यहाँ पर आपको लिखना है सी एम, और कुछ भी नहीं है, ओके। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने आपको बताया फॉर लूप के अंदर, आप यहाँ पर फॉर लूप के बजाय वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। चलिए ये था हमारा लूपिंग, ओके। तीन तरह की लूप होती है, सभी को बताया, आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तीनों लूप के अंदर मैंने ये जो प्रोग्राम दिया है वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप कोई और प्रोग्राम भी परफॉर्म कर सकते हो जो कि लूप से रिलेटेड हो सकते हैं, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे एरे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे। तो एरे हम सभी को मालूम है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, राइट। लेकिन ये सभी वैल्यूज क्या होती है, सेम डेटा टाइप्स वैल्यूज वाली, ठीक है, सेम डेटा टाइप्स वैल्यूज। यही तो इकलौती कंडीशन थी। एरे यानी कि कलेक्शन ऑफ वैल्यू तो होता है, लेकिन वो सभी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम डेटा टाइप वाली होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू इंटीजर है तो बाकी की सभी वैल्यूज इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू कैरेक्टर है तो बाकी की सभी कैरेक्टर होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू फ्लोट है तो बाकी की सभी भी क्या होनी चाहिए, फ्लोट होनी चाहिए, राइट। तो फिलहाल मैं आपको इंटीजर वाला एक एरे बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी को ख्याल ही होगा एरे के दो टाइप आते हैं, एक होता है 1D और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल, जिसके अंदर आप 2D भी ले सकते हो, 3D भी ले सकते हो, और अप टू जितने भी डी चाहो आप उतने ले सकते हो नेस्टेड, ओके। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एज ए डेवलपर हमें कौन कौन से साथ फेस करना होता है एरे, 1D एरे एंड 2D एरे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 1D एरे, जिसको हम बोलते थे 1 डायमेंशनल एरे, ओके। किस तरह से हम क्रिएट करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी एरे बनाना हो तो आप नाम तो कुछ भी रख सकते हो सेम एज वेरिएबल, लेकिन उसके साइड में आपको क्या लगाना होता था, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता इस तरह से, राइट। फिर आप एरे की साइज यहाँ पर स्पेसिफाई करते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स चाहिए, मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते थे 5 इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू एरे के एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने साइज दी है, लिमिट दी है कि मेरा जो ए नाम का एरे बनने वाला है उसकी मैंने साइज क्या लगा दी, 5 लगा दी, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप मैक्स टू मैक्स 5 एलिमेंट्स अप्लाई कर सकते हो एरे के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई 5 रैंडमली अप्लाई कर देता हूँ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए। अगर आप यहाँ पर कोई छठा या फिर सातवां एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हो तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, आपको मैक्स टू मैक्स कंपलसरी 5 एलिमेंट्स ही इंसर्ट कराना है एरे के अंदर, ओके। चलिए अब हम इसे प्रिंट करेंगे सी आउट की मदद से, ओके। यहाँ पर अब एरे जो है वो आपका डायरेक्टली एक ही साथ में कभी भी प्रिंट नहीं हो सकता। हम सभी को मालूम है एरे यानी कि आपके पास इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल होगी, राइट। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स तो है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दूंगा सबसे पहले तो कमेंट के अंदर, ठीक है। ये जो 3 है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। फिर जो हमारा 7 एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 1। उसी तरह से ग्रेजुअली ये इंक्रीज होती जाती है, राइट। ये जो एरे है उसकी इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, राइट। ये हम सभी को मालूम है। फिर चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एरे बनाते हो तो इनिशियल इंडेक्स वैल्यू उसकी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ओके। इस तरह से सपोज आपने यहाँ पर लिखा होगा 7, ठीक है, तो आपके पास 2 और इंडेक्स वैल्यू होगी 5 और 6।
0 से लेकर 6, यानी कि टोटल हो गए आपके 7 एलिमेंट्स। ओके, चलिए मैं अगेन यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा 5। ओके, तो अब हमारे पास इंडेक्स वैल्यू कौन कौन सी अवेलेबल है, 0 से लेकर 4 तक। अब मानो कि आपको ये 9 जो है वो प्रिंट कराना है यहाँ पर सी आउट के अंदर, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर मैं सिंपल ए लिखूंगा, तो क्या 9 प्रिंट हो जाएगा, नहीं। आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी कि आपको किस इंडेक्स वैल्यू वाली वैल्यू चाहिए। सपोज आपको 9 चाहिए, ठीक है, आपको आउटपुट के अंदर क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो 9 किस इंडेक्स वैल्यू पर है, देखिए 4 के ऊपर है ना, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। इसको क्या हम प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम बोलेंगे ए ऑफ 4, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, बोलेंगे क्या, ए ऑफ 4, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है फिलहाल, ए ऑफ 4। ओके, चलिए अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा और कंपाइल एंड रन करूंगा, तो अब आप आउटपुट के अंदर देख सकते हो हमारे पास 9 आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर। तो सक्सेसफुली हमने इंडेक्स वैल्यू के थ्रू अपना एक एलिमेंट अचीव कर लिया, ठीक है, रिट्राइव कर लिया। उसी तरह से आप सभी को रिट्राइव कर सकते हो बाय यूज ऑफ इंडेक्स वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल या तो आप इन सभी को 1 बाय 1 इस तरह से क्या करो, रिट्राइव करो। चलिए मैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर रिट्राइव कर रहा हूँ फिलहाल, ए ऑफ 3, फिर ए ऑफ 2, उसके बाद ए ऑफ 1 एंड देन आफ्टर लास्ट में ए ऑफ 0, ठीक है। देखिए रिवर्स ऑर्डर के अंदर रिट्राइव किया, 4 से लेकर 0 तक गया, तो मुझे आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, सबसे पहले 9, 4, 1, 7 एंड देन आफ्टर 3 मिलेगा। ओके, चलिए सेव करेंगे फाइल को, रन करेंगे, तो अब आप यहाँ पर आउटपुट के अंदर देख सकते हो 9, 4, 1, 7 और 3, ठीक है। जैसा मैंने बोला रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमें आउटपुट देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट मेथड होगी एरे को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या हो अगर यहाँ पर हमारे पास 7 हो, ठीक है, अगर हमारे पास 7 हो तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा इंडेक्स अवेलेबल होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया 0 से लेकर 6 तक। लेकिन अपने एलिमेंट्स कितने इंसर्ट करवाए, 5 ही इंसर्ट करवाए, राइट। ओके, तो अब देखिए मैं नया सी आउट बनाऊंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं न्यू लाइन के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं अब क्या प्रिंट करूँगा, हमने ऑलरेडी 4 से लेकर 0 तो प्रिंट कर ही दिए, राइट, यानी कि यहाँ तक तो हमने प्रिंट कर ही दिया। अब मैं प्रिंट करवाऊँगा 5 और 6, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए ऑफ 5 एंड देन आफ्टर ए ऑफ 6, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं दे रहा हूँ सिंपल एक स्पेस। चलिए सेव करेंगे फाइल को और रन कराएंगे, तो आप देख सकते हो आपको 0 0 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही एरे का रूल है कि अगर आपके पास एरे की लिमिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एलिमेंट्स, तो बाकी बचे हुए इंडेक्स पर एलिमेंट्स तो अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। आपने तो सबसे पहले 5 एलिमेंट्स को ही रिट्राइव किया हुआ है, बताया हुआ है, बाकी के बचे 2 इंडेक्स पर तो कोई आपने वैल्यू पुटअप की ही नहीं है, कोई एलिमेंट है ही नहीं अवेलेबल। तो जब कोई इंडेक्स पर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो उसकी बाय डिफॉल्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये हम एरे के अंदर पढ़ चुके थे सी लैंग्वेज के अंदर। बाय डिफॉल्ट एरे के अंदर अगर एलिमेंट नहीं होते तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए ये हमारी फर्स्ट मेथड थी एरे को रिट्राइव करने के लिए। सेकंड मेथड क्या थी हमारी, लूप के थ्रू, राइट, क्या थी, लूप के थ्रू। लूप आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, अगेन मैं सबसे इजी लूप ही यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के ज़रिए मुझे इन सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करना होगा, एक नया वेरिएबल लेना होगा इंटीजर आई, और अब आप यहाँ पर क्या करो, आई को इनिशियलाइज करो कहाँ से, 0 से, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिखूँगा 0। अब आई की वैल्यू मुझे कहाँ तक ले जानी है, 6 तक ले जानी है, तो आई लेसर इक्वल टू 6 एंड देन आफ्टर आई प्लस प्लस, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, रेंज बना दी कि 0 से लेकर 6 इंडेक्स तक मुझे लूप को घुमाना है, और उन सभी इंडेक्स वैल्यू पर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को भी मुझे साथ ही साथ प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सी आउट ए ऑफ आई, ठीक है। चले सभी के बीच में मैं छोड़ देता हूँ एक स्पेस। चले सेव करेंगे फाइल को और रन करेंगे, तो देखिए आपके पास सभी एलिमेंट्स आ चुके हैं 1 बाय 1
पहले आ चुका है 3, देन आफ्टर 7, 1, 4, 9 एंड देन आफ्टर 5 और 6 पर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया था, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0 एंड 0। ठीक है, तो इस तरह से आप लूप के जरिए भी एरे के सभी एलिमेंट्स रिट्राइव कर सकते हो। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। और हाँ, C++ के अंदर आपको एक और एडवांटेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने आई कहाँ पर बनाया है, एज यूजुअल हमारी फॉर लूप के ऊपर बनाया है, राइट। लेकिन आप अगर चाहो तो फॉर लूप के अंदर यहाँ पर भी बना सकते हो इस तरह से। C++ के अंदर आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपको कहीं भी थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। यस, फॉर लूप के अंदर भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया इंटीजर आई, साथ ही साथ उसको इनिशियलाइज भी किया और उसको लूप के अंदर यूज भी कर लिया। ठीक है, तो इस तरह भी आपका प्रोग्राम चलेगा। चलिए सेव करूंगा मैं फाइल को, फिर से रन करूंगा, तो सेम आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो C++ के अंदर एक एडवांटेज ये भी है कि आप वेरिएबल्स जहां भी चाहो वहां पर बना सकते हो। लेकिन अगर कोई लूप के अंदर बनाते हो तो उसका मीनिंग क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इंटीजर आई लूप के अंदर बनाया है, तो ये इंटीजर आई जो है ना वो लूप के बॉडी के अंदर ही चलेगा। उसके बाहर आई का मीनिंग क्या है वो आपके प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा। इस लूप के बाहर आप आई को एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी तरह से। ठीक है, इस लूप के बाहर आई बना ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आप खास ध्यान में रखिएगा। इंटीजर आई जो आप बनाते हो किसी लूप के अंदर, कोई फंक्शन के अंदर, कहीं पर भी, तो वो उसी लोकल एरिया के अंदर ही चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था हमारा 1D एरे। ठीक उसी तरह से आप 2D एरे भी बना सकते हो, राइट। चलिए 2D एरे का सिंपल मैं आपको सिंटेक्स शिफ्ट बता देता हूँ। 2D एरे हम कुछ इस तरह से बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर हम देते थे रो की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3, और यहाँ पर हम देते थे कॉलम की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है तो रो की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी और दूसरी यहाँ पर कॉलम की वैल्यू भी 3 आएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बनाते थे, 3 पेयर बनाते थे, राइट। चलिए सबसे पहली पेयर यानी कि फर्स्ट रो हमारी, ठीक है, उसके बाद आपकी आती है सेकंड रो। ओके, और उसके बाद आती है आपकी थर्ड रो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 कर्ली ब्रैकेट्स वाली पेयर बना लिए। चलिए यहाँ पर मैं कोई डमी एलिमेंट्स प्रिंट कराऊंगा, इंसर्ट करवा रहा हूँ फिलहाल 2, 8, 9 और यहाँ पर 4, 2, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, 2D एरे बन गया। अब आपको इसके अंदर लूप घुमानी तो आती है। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप घुमा दो, 1 बाय 1 सभी वेरिएबल्स को क्या कर लो, रिट्राई कर लो। ओके, चले मैं एक बार फिर से ये आपको बताकर दिखा रहा हूँ नेस्टेड फॉर लूप। सभी को आई थिंक मालूम ही होगा 2D एरे को प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नेस्टेड फॉर लूप चाहिए। ठीक है, ये जो आउटर लूप होती है वो हमेशा किसके लिए घूमती है, रो के लिए घूमती है। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल पेयर बनाई है ना उसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो उस रो के अंदर लूपिंग करने के लिए आपको चाहिए होगी आउटर लूप, और ये जो आपकी इनर लूप है वो किसके लिए घूमेगी, वो स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर कॉलम के लिए घूमेगी। ठीक है, 1 बाय 1 सभी कॉलम के लिए आपकी इनर लूप घूमती है। चले तो रो एंड कॉलम ये दो के लिए मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई और जे। ठीक है, आई मैंने किसके लिए बनाया, रो के लिए बनाया। जे मैंने किस लिए बनाया, कॉलम के लिए बनाया, 1 बाय 1। ओके, चलिए अब यहाँ पर आई को हमें यूज करना है आउटर लूप के अंदर और जे को यूज करना है कॉलम वाली इनर लूप के अंदर, राइट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटर लूप की। आउटर लूप जो कि हमारी घूमती है ओनली एंड ओनली रो के लिए। तो आपकी रो कितनी है, 3 है, राइट। अब रो की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, अब देखिए ये जो हमारा मेन कर्ली ब्रैकेट है ना वो किसका है, हमारा मेन 2D एरे का है, राइट। अब 2D एरे के अंदर हमें फिलहाल कितने एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मेन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 3 एलिमेंट है। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर यहाँ पर आपको कोमा दिख रहा है, फिर ये आपका सेकंड एलिमेंट, फिर कोमा करके आपका लास्ट थर्ड एलिमेंट। तो आपके टोटल 3 एलिमेंट है अगर हम मेन 2D एरे की बात कर रहे हैं तो, राइट। तो किसी भी एरे का एलिमेंट हो उसकी इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, राइट। दूसरे एलिमेंट की इंडेक्स 1 और तीसरे की 2। ठीक है, तो हमें आई की यानी कि रो की इंडेक्स मिल गई 0 से लेकर 2 तक। तो बस आपको यहाँ पर आउटर लूप को किस तरह घुमाना है, 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, i++। ठीक उसी तरह जे की वैल्यू, जे यानी कि कौन सी लूप, आपकी इनर लूप जो कि घूमती है कॉलम के लिए। अब ध्यान दीजिए ये सपोज हमारी फर्स्ट रो है
इसके अंदर आपको कितनी कॉलम दिख रही है, कॉलम यानी कि वर्टिकल, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली 3 दिख रही होगी, 4, 5 एंड 3। तो अब गौर कीजिए इस पर्टिकुलर रो के अंदर, इस पर्टिकुलर रो के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना। और यह भी वन टाइप ऑफ क्या है, 1D एरे, राइट। सिर्फ इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस रो की बात कर रहा हूँ। देखिए ये वाली रो क्या है आपका, एक 1D एरे हो गया ना। तो कोई भी एरे हो उसकी भी क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, 1 एंड देन आफ्टर 2, ठीक है। तो कॉलम की वैल्यू भी क्या है, 0 से लेकर 2 तक है। ईच एंड एवरी रो के लिए कॉलम की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2, ठीक है। लास्ट वाले में भी 0, 1 और 2 इंडेक्स वैल्यू हमें कॉलम की मिल चुकी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और जे को कहाँ तक ले जाएंगे, 2 तक, और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब बारी आती है प्रिंट करने के लिए। चलिए प्रिंट करने के लिए हमारे पास है सी आउट। यहाँ पर हम लिखेंगे 2D एरे सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेस, ओके। चलिए अब यहाँ पर बात आती है सबसे पहले तो रो की वैल्यू। अब देखिए रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आउटर लूप के अंदर मौजूद आई, राइट। आई को हमने किसके लिए लिया था, रो के लिए, रो को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई। अब ये दूसरी वैल्यू हमें किसकी प्रोवाइड करनी होती है, कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए हमने रिप्रेजेंट किया था जे को, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे जे को, ठीक है। चलिए सेव करेंगे इसको और फाइल को करेंगे कंपाइल एंड रन। तो अब आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। देखिए 1 बाय 1 4 3 4 5 3 ये आपकी फर्स्ट रो, सेकंड है आपकी 2 8 9 एंड देन आपका थर्ड है आपकी 4 2 1, ठीक है। तो सभी 9 एलिमेंट्स आपको देखने को मिल चुके हैं, ओके। अगर आपको न्यू लाइन के अंदर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये आपकी इनर लूप जब भी एंड होती है तब आपको सी आउट करना है न्यू लाइन यानी कि एंडेड, ठीक है। सिंपल इतनी सी। चलिए सेव करेंगे फाइल को, फिर से कंपाइल एंड रन। तो अब आपको परफेक्ट 2D शेप के अंदर, ठीक है, 2D जो आपका मैट्रिक्स होता है उस शेप के अंदर कंप्लीटली देखने को मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप 2D एरे को बना सकते हो और प्रिंट भी करा सकते हो नेस्टेड फॉर लूप की मदद से, ओके। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। आप देख ही सकते हो सेम टू सेम सी लैंग्वेज के अंदर जैसा हम करते थे सेम वही सिंटेक्स है, ठीक है, नो एनी चेंजेस, ओके। तो ये था आपका 2D एरे, ओके। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है स्ट्रिंग, ओके। तो स्ट्रिंग भी आपको मालूम है ये भी एरे की तरह ही है, वन टाइप ऑफ, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि ऑल वैल्यूज मस्ट बी अ कैरेक्टर, ठीक है। सभी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर डेटा टाइप वाली होनी चाहिए, उसी को बोलते थे आप स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल हम किस तरह से बनाते थे, कोई किसी एक पर्सन का मुझे नाम सेव करना है तो मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप वाला। तो क्या इसके अंदर मैं इस तरह से सेव कर सकूंगा क्या, नहीं, किसी का नेम फॉर एग्जाम्पल रेड, नहीं ना, ठीक है। इस तरह से सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पर आपको एरे लेना पड़ता था, ठीक है। तो अब जाकर आपकी स्ट्रिंग परफेक्ट बन चुकी है। अगेन स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, डबल कोटेशन मार्क यूज करना है, राइट। अब चाहो तो यहाँ पर ऑप्शनल क्या दे सकते हो, लिमिट भी दे सकते हो। अब आपको अगर इसको प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, सिंपल सी आउट और सिंपल यहाँ पर लिख दो नेम, दैट्स ऑल। चलिए सेव करते हैं और यहाँ पर फिर से मैं कर रहा हूँ रन, ठीक है। तो अब आपको परफेक्टली देखने को मिल जाएगा रेड, ओके। चलिए अब क्या हो, मुझे यहाँ पर इस तरह से वैल्यू पुटअप नहीं करनी है बल्कि यूज़र के थ्रू लेनी है। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लगा सकते हो, सी इन नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले ऊपर मैसेज प्रिंट करा देता हूँ यूज़र को, फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दिक्कत क्या थी, जब भी हम कोई एरे बनाते थे फिर वो इंटीजर हो या फिर इस तरह से कैरेक्टर स्ट्रिंग हो, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पास नहीं कर रहे हो तो आप इस ब्रैकेट्स को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ पर कंपलसरी लिमिट देनी ही देनी है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कितनी भी लिमिट दे सकते हो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम कोई भी पर्सन हो उसका नाम 30 कैरेक्टर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नाम किसी का लेंथी नेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिमिट दे दी, स्पेसिफाई कर दिया कि यूज़र के थ्रू आप जो नाम मंगा रहे हो, रिट्राइव कर रहे हो, वो आपकी कितनी वैल्यू होगी, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर ही सीमित होगा, राइट। चलिए अब मैं इस फाइल को करूँगा सेव और फिर मैं करूँगा यहाँ पर रन, ओके। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाइट,
जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा आपको देखने को भी मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा वाइट। ओके, अब चलिए कई लोगों को ऐसा सवाल आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हो अगर मुझे स्पेस वाला इनपुट लेना है तो। चलिए, तो यहाँ पर हम फिलहाल मैंने सी इन ही लिखा हुआ है, ट्राई करते हैं, रन करेंगे फाइल को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा रेड एंड वाइट, इस तरह से मैंने थोड़ा लेंथी नेम ले लिया जिसके अंदर 2 स्पेस आ रही है, देखिए ठीक है, एंड के आगे और एंड के पीछे। अब क्या मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या पूरा का पूरा नाम मेरा नेम के अंदर चला जाएगा और क्या वो प्रिंट हो जाएगा? चलिए देखते हैं। देखिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम जैसा कि हमने सी लैंग्वेज में देखा था, स्कैनएफ के साथ ऐसा ही होता था। स्कैनएफ आपका यूजर के थ्रू इनपुट तो लेता था, लेकिन जब भी आप स्पेस प्रेस करते थे, राइट, आपके स्ट्रिंग के अंदर स्पेस आती थी तो इसके पीछे वाला कोई भी इनपुट वो रिट्राइव नहीं कर सकता था। तो यही सेम सिनारियो आपका हो रहा है सी इन के साथ। कहाँ हो रहा है? सी इन के साथ। तो वहां पर आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन था गेट एस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वही फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन? गेट एस। ओके, गेट एस यानी कि गेट स्ट्रिंग। यूजर के थ्रू आप स्ट्रिंग लेना चाहते हो और किस वेरिएबल के अंदर पुटअप करना चाहते हो आप? नेम के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आपको लिख देना है नेम, ठीक है। सिंपल यही वाली सिंटेक्स थी। ओके, अब ध्यान रखिएगा गेटएस जो फंक्शन है वो किस लाइब्रेरी फाइल में से आ रहा है? वो आ रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में से आ रहा है। तो आपको फिर से यहाँ पर वो वाली फाइल लगानी होगी, ठीक है। कौन सी फाइल? studio.h, जो कि हम सी लैंग्वेज के अंदर लगाया करते थे, stdio.h, ठीक है। इस वाली फाइल के अंदर ही आपका printf होता है, scanf होता है, getS होता है, putS होता है, ठीक है। कई सारे फंक्शन इस फाइल के अंदर होते हैं। तो getS फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको ये वाली फाइल भी C++ के अंदर अप्लाई करनी होगी। चलिए, अब मैं फाइल को करूँगा सेव और यहाँ पर करूँगा कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो एंटर योर नेम। चलिए मैं फिर से वही वाला नाम दोहरा रहा हूँ, रेड एंड वाइट। एंटर प्रेस करूँगा तो अब आपको पूरा का पूरा नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा गेटएस को किस तरह से रिट्राइव किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखते, इंक्लूड नहीं कराते studio.h, और अगर आप रन कराने की ट्राई करते, ठीक है, तो देखिए क्या होता था, रेड एंड वाइट एंटर, तो देखिए तो भी आपका आ चुका है, ठीक है। कई एडिटर के अंदर आप यहाँ पर इंक्लूड करा सकते हो, नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने क्यों यहाँ पर लगाया था studio.h, क्योंकि मैंने पहले टर्बो सी के अंदर, टर्बो C++ जो एक एडिटर आता है, सेम टू सेम डेव C++ की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड वर्जन होता है। इसके अंदर क्या होता था, C++ के अंदर आपको गेटएस अगर यूज़ करना होता था तो आपको कंपलसरी ये वाली लाइन लगानी होती थी, studio.h, क्योंकि गेटएस इस फंक्शन के अंदर से आता है, राइट। लेकिन यहाँ पर डेव C++ आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, IO स्ट्रीम के अंदर से ही आप cout, getS सभी वाले ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन भी रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल डेव C++ के अंदर आप studio.h लिखो तो भी चलेगा, अदरवाइज नहीं लिखते हो तो भी आपका सक्सेसफुल getS, putS जैसे फंक्शन मिल जाते हैं आपको यूज़ करने के लिए। ओके, तो चलिए फिलहाल हमें इस वर्जन के अंदर डेव C++ के अंदर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप माइट भी कोई ओल्ड वर्जन वाला एडिटर या फिर इससे कोई नया वाला एडिटर यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ इतना लिखने से गेटएस के अंदर एरर मिल रही है, ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप ये फाइल इंक्लूड करा दो studio.h, ठीक है, सेफ्टी के लिए, कि आगे जाकर आपको गेटएस या फिर पुटएस के अंदर एरर ना मिले। ओके, तो इस तरह से हमने देखा स्ट्रिंग को किस तरह से रिट्राइव किया जाता है। सी इन के थ्रू भी करवा सकते हो, लेकिन उसके अंदर स्पेस वाला इनपुट नहीं चलेगा। आपको कंप्लीटली स्पेस वाला इनपुट चाहिए तो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकोगे, गेटएस को यूज़ कर सकोगे। ओके, तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो यह था हमारा आज का सेशन। देखिए फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं वन बाय वन सभी टॉपिक। हमने क्या क्या देखा था, कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने कई सारे टॉपिक्स देखे थे, इफ एल्स, नेस्टेड और फिर लैडर, ठीक है। उसके बाद स्विच केस, ये सभी सेम टू सेम सी लैंग्वेज के अंदर जैसा देखा था सेम सिंटेक्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लूप, 3 तरह की लूप होती है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। सबसे मेजोरिटी, सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है, डेवलपर्स फॉर लूप को ही यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, एरे, जिसके अंदर 2D एरे और 1D एरे। उसके बाद हमने देखा स्ट्रिंग। ओके, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी बाकी के बचे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो इस तरह से आज के लेक्चर के थ्रू हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो कम्प्लीटली ओवर हो चुका है, राइट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर तक आपको इन सभी टॉपिक्स की कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेनी है। अगेन
मे भी आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग, एरे और स्ट्रिंग कंप्लीटली आता हो, डजेंट मैटर, आपको फिर से अगेन सभी प्रोग्राम्स रिपीट करना है। ठीक है, आप इंटरनेट पर रेफरेंस ले सकते हो, कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग के प्रोग्राम, एरे एंड स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स, ऐसा सर्च करो आप गूगल पे। ठीक है, आपको कई सारे प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर से आप कोई भी सारे प्रोग्राम्स उठा सकते हो और अपने आप बना सकते हो C++ के अंदर। फिलहाल आपको नया सिंटेक्स क्या अप्लाई करना है, ओनली एंड ओनली सी आउट एंड सी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक हम मिलेंगे, तब तक आपको कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस करनी है विथ यूज ऑफ सी आउट एंड सी इन, ताकि आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए C++ की नई सिंटेक्स के साथ। ओके, इन फ्यूचर सेशन के अंदर अब हम नई बात करेंगे जो कि C++ के अंदर एडवांस टॉपिक आया है। ठीक है, C++ के अंदर स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने क्या बोला था, OOP, मे भी आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नया कंसेप्ट आया है। तो थ्रू आउट दिस सिलेबस ऑफ C++ हम वही पढ़ने वाला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर वन टाइप आपने देखा, थोड़ा सा रिवीजन ही हो गया, हमने जो भी सी लैंग्वेज के अंदर सीखा था वो, राइट। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, एंड देन आफ्टर आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तब तक आप कीप प्रैक्टिस करते रहिए।